अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है बहाव का एपिसोड 4। इसके मुसन्निफ है मुस्तंसर हुसैन तारण। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है क्रस्ट ने। इसे हाथ लगा। नहीं, कुछ नहीं कहेगा वर्चन, इसे हाथ लगा। और वर्चन कांपता था। उसके महांदरे पर सरसों पीली होती थी। उसकी गच्छों में पसीना आता था। पूरन हंसा, जोर से हंसा। सिंधु के किनारे फैली डोबो मिट्टी में से 2 बगले ठिठक कर उड़े और हवा हुए। इसे हाथ लगाओ वर्चन। परे करो उस जनावर को जिसका डर मेरे अंदर अंधेर करता है। परे करो। ये जनावर नहीं वर्चन, हमारा बेली है जो तुम्हें हमारे पास लाया। पूरन ने उसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद कपकपाती पीठ पर हाथ रखा और वर्चन को देखा। इससे डरो नहीं, ये यहाँ का जनावर है। जैसे मैं यहाँ का हूँ वैसे ये है। और तुम्हें अब या कुछ देर बाद इसके पास आना होगा, इसकी पीठ पर हाथ रखना होगा। अब या कुछ देर बाद। नहीं, इसे परे करो। वर्चन के पीले पड़ते महांदरे पर बेबसी तैरती थी। इसका डर मेरे बस में नहीं। ये कहीं बहुत अंदर है मेरे। मैं कहीं नाड़ों में और रथ में घुला हुआ। ये निरा जनावर होता तो मैं इसकी पीठ में दांत गाड़कर इसकी सारी रथ पी जाता। मैं यूं तो डराकल नहीं हूं। मैंने घाघरा से यहां तक की रेत और रखों में अकेले सफर किया है। मैं डराकल नहीं। लेकिन ये जनावर जिसे हम अस्वा बोलते हैं, लंबी थूतनी और गर्दन पर मिट्टी रंग लंबे बालों वाला, जिसकी पीठ थिरकती है ना, हमारी समझ से भी तेज चलता है। इसके सुम पक्की ईंट पर आए तो चिंगारी निकलती है। ये ना होता तो तुम यहां ना होते। पूरन ने घोड़े की पीठ थपक कर बाग समेट कर उस पर डाल दी और वर्चन के पास चला आया। तुम्हारी मत मारी गई है। हम तुम्हारे दास जो हुए। हम तो आनासा हैं, तुम्हारे जिन की नाक नहीं, और इसीलिए हमारी मत बूझ भी तुमसे कम है। मैंने कभी तुम्हें दास कहा? तुम्हारे भाई बन जो कहते हैं। कभी आनासा कहा? वो तो मैं हूं और मेरी नस्ल है आनासा। हमारी नाक वैसी है जैसी जमीन है, पदरी और हमवार। और तुम्हारी नाक वैसी है जिधर से तुम आए हो, ऊंची और ठंडी। इसमें कोई शर्म नहीं। हम आनासा तो हैं, बगैर नाक वाले। सिंधु और मोइंजो के दरमियान फैले खेतों में कनक अभी हरी थी और इसके सिट्टों में पहला दाना पड़ा था। सिट्टों के इधर सिंधु फैलता था और उधर हरे भरे खेतों के साथ मोइंजो की पदरी छतें दूर तक जाती थी। खेतों के साथ ईंटों के भुट्टों के करीब वीरान जमीन में वर्चन खड़ा कांपता था। उससे थोड़ी दूर पूरन बाजू समेटे सर झुकाए जमीन को देखता था। उनके दरमियान एक मिट्टी रंग का लश्कीला और जोर वाले हटपीर का जनावर खड़ा दुम हिलाता था और डोबो मिट्टी पर पल्ले वाली जहरीली मक्खियों को अपनी पीठ पर से झाड़ता था। सूरज नीचे हो रहा था। अगर ये ना होता तो हम यहां ना होते। पूरन ने जैसे खुद से कहा और फिर वर्चन को यूं देखा जैसे दुश्मन को देखते हैं। मैं कहीं से नहीं आया वर्चन, मैं यहीं का हूं, इस जमीन का। तुम बार बार ये मत बोलो कि तुम जिधर से आए हो और तुम इस जनावर पर बैठ कर आए हो। मेरी जंपल यहाँ की है, मोइंजो की। यही मेरा देश है, मैं कहीं से नहीं आया। और तुम्हारी मैया और तुम्हारा बाबा? मेरी मैया तुम्हारी नस्ल की थी और हरियोपिया में मिट्टी के घुग्गू घोड़े बनाती थी। मेरा बाबा उधर जब रुतों की तेजी और खुश्की से घबरा गया और उसने सुना कि इधर 7 नदियों की इस जमीन पर मौसम जुस्से को ना सुकेड़ते हैं और ना जलाते हैं, और यहाँ की जमीनों में से कनक और जवार ऐसे उबलती हैं जैसे पहाड़ों की नदियों में से पानी, तो वो अपने जानवर की पीठ पर सवार हुआ और इधर आ गया। और तुम जैसी गोरी रंगत के और ऊंची और ठंडी नाकों वाले जो पिछले कई बरसों से इधर से उधर आ रहे हैं, उनका रेला खत्म होने में नहीं आता जो हमारे खेतों की सरसब्जी रौनते आते हैं और हमारी औरतों में। मेरा बाबा उनके साथ नहीं था, वो तो अकेले इधर चला आया। देख लो। उसने हथेली उलटकर उसकी आंखों के सामने की। अभी से फर्क पड़ गया है। मेरा रंग मेरे बाबा जैसा नहीं, तुम जैसा होने को है। मैं आधा अपनी माँ का हूं और मैं भी तुम में से कोई अपने बीच के लिए चुनूंगा और यूं हौले हौले हमारी आल औलादें एक हो जाएंगी। और हम। पूरन ने घबराहट में सर उठाया, जबकि वर्चन ने कभी नहीं कहा तो उसकी आवाज में लर्जिश थी। तुम बाहर वाले हो और बाहर वाले ही रहोगे। तुम्हारा रंग मिट्टी जैसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी नाकें हमारे खेतों और पानियों की बात से ऊंची ही रहेंगी। तुम कभी नहीं जानोगे कि कनक के सिट्टे में पहला दाना पड़े तो वह कैसे महक कर अपने आने का बताता है। तुम्हें पता है कि तुमने हमारे मोइंजो को क्या से क्या कर दिया है। ये क्या था और अब क्या है? पूरन खामोशी से बदन में जड़ें पकड़ते गुस्से के साथ उसे तकता रहा, उसकी सुनता रहा। फिर उसका जी चाहा कि ये बोल ले और वो बोलता रहा। हम अपने छप्परों में अपने घर में अपनी हयाती करते थे। बुरे भले जैसे भी थे अपने घर में थे और हयाती करते थे। फिर हमारे कानों में तुम्हारे जानवरों के सुमों की धमक आई और हमारी जमीन हिलने लगी। इतने बरस हो गए फिर भी हम अभी तक उस धमक को सुनते हैं और हम सो नहीं सकते। हमारा चैन खो चुका है। मोहंजो को जो हाथ मुहांदरा देते थे, उसे संवारते थे, वो तुमने काट दिए क्योंकि तुम हाथ से काम करने वाले लोगों को नीच समझते हो। तुम ये मोहंजो देखते हो जिसकी छतें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, तो ये वो नहीं जो कभी आज से 1000 बरस पहले था। ये तो अब मिट्टी हो रहा है। बाजार भरे हुए हैं, सिंधु में कश्तियां हैं और गोदामों में कनक भरी हुई है, तो मिट्टी कैसे हो रहा है?
जिस समय कोई शय हमेशा के लिए ढह जाने को हो तो उससे पहले बाजार भर जाते हैं और दरिया में कश्तियां होती हैं, गोदामों में कनक भर जाती है ढह जाने से जरा पहले। वर्चन ने सर झुकाया और थकावट के कदम उठाता खेत के किनारे तक गया। कनक के इस खेत में शाम आने की ठंडक आती थी और उसके दूसरे किनारे से डोबो मिट्टी शुरू होती थी। उससे परे सिंधु था और उसमें से दूर देश से आने वाली एक बड़ी कश्ती तैरती थी। तो फिर तुम इसकी पीठ पर नहीं बैठोगे? पूरन ने चीख कर कहा और डोबो मिट्टी में से एक और बगला ठिठक कर उड़ा। वर्चन पीछे नहीं मुड़ा, खेत को देखता रहा। वर्चन, तुम जानते हो कि हम इधर को क्यों आए? इसलिए कि तुम निकम्मे और सुस्त थे। ना तुम्हारी शक्ल काम की थी और ना तुम में कोई समझबूझ थी। तुम बूदन थे, बूदन। अपनी जमीन पर काम कम करते थे और सोते ज्यादा थे, इसलिए हम तुम्हें पानी भी कहते हैं। कंजूस और छोटे दिल वाले, देवी देवताओं को ना मानने वाले, उनकी तारीफ ना करने वाले। और हम तो अपने उड़ते हुए घोड़ों पर बैठे उनसे भी आगे निकलते थे। हमारा रंगो रूप देखकर तुम्हारे पंख पखेरु उड़ना भूलते थे। और हम अपने साथ क्या क्या लेकर आए? काली धात जो तुम्हारे तांबे से ज्यादा सख्त थी और खोपड़ी में उतरने से लचकती नहीं थी। रथें जो तुम्हारी बैलगाड़ियों को दिखाई नहीं देती थी। और फिर हमारे जोर वाले देवी देवता जो हम साथ लेकर आए। वर्चन की गर्दन घूमी, उसने पीछे देखा। उसका चेहरा और स्याह होता था। हर्षा यहाँ की थी जिसे तुमने नया नाम देकर अपना बना लिया। हमारे देवी देवता, हमारी बोली, मर्धरोज और तो और हमारे दरिया और नदियां, वो तो तुम साथ नहीं लाए पर उनको भी अपने नाम देकर अपना कहते हो। अगर मैं निकम्मा और सुस्त हूं और मेरा रंगोरूप अच्छा नहीं तो क्या फुर्तीले और सोने बंदे को मेरा खेत जोर से ले लेना चाहिए? वो खेत जो उसकी जमीन पर है और जमीन उसकी सारी नस्लों की हड्डियों से बनी है। पूरन ने वर्चन को घूरा, फिर अपने बालों में खुजली की और घोड़े के पास जाकर उसकी पीठ थपकने लगा। अगर कोई बंदा तुमसे पूरन से ज्यादा जान वाला हो, उसमें जोर बहुत है, तो क्या वो पूरन के घर का मालिक बन जाए तो ठीक है। अगर वो उस घोड़े को तुमसे छीनकर उसकी पीठ पर सवार होकर चला जाए तो ऐसा ही होना चाहिए। वर्चन खेत पर झुका और कनक के एक बूटे को उखाड़कर उसके कोमल सिट्टों को दांतों में रखकर चूसने लगा। उसने एक हरा सिट्टा मुंह से निकालकर उसे हथेली पर रखकर अंगूठे से मसला। सब छिलके में एक हरा और गीला दाना था। पूरन, वो लंबी लंबी पलांगे भरता उसके पास जा पहुंचा। देख पूरन, देख, कनक के सिट्टे में दाना पड़ गया है, इसे हम हरी कनक कहते हैं। खुशी से वर्चन के दांत मुंह में नहीं आते थे। पूरन मुस्कुराया और सर झटक कर बोला, इतनी सी बात पर कितने खुश होते हो तुम? इसलिए कि मैं अनासा हूं और मेरे लिए पहली खुशी बीज का फूटना है और पत्ते निकलना है। दूसरी खुशी सिट्टे में दाना पड़ना है और तीसरी और सबसे बड़ी खुशी इस दाने के पकने पर इसे झाड़ के घर लाना है। और पारोशनी, वो भी एक खुशी है। वर्चन ने दाने पर से नजरें हटाकर पूरन को देखा जो घोड़े की गर्दन में बाहें डाले खड़ा था। दोनों के जिस्मों में जो गर्मी तपने लगी थी वो ठंडी हो गई थी। अब जो मैं इधर सिंधु के किनारे खड़ा हूं तो अब इस समय हमारी बस्ती के खेतों में भी कनक में दाना पड़ चुका होगा और पारोशनी सिट्टों को मसलकर उन्हें सूंघती होगी। अगर मैं कल सवेरे यहां से चलूं तो शायद कनक के पकने पर पहुंच जाऊं। पूरन उसके पास आया। वो वर्चन से कम एक हाथ ऊंचा था। देख, तू मेरा जनावर ले जा, इस पर सवार होकर जा। कटाई से बहुत पहले तू उधर होगा। जितनी देर में यह हवा वहां होगी इतनी देर में नहीं। वर्चन वित्का, मैं अस्वा को अपनी बस्ती में लेकर नहीं जाऊंगा। अच्छा। पूरन ने सर हिलाया और बाघ के चमड़े को हथेली के गिर्द लपेटकर जमीन पर बैठ गया। तुम कैसे और किधर से जाओगे? वर्चन आलती पालती मारकर बैठा और जमीन पर एक लकीर खींच दी। पूरन उस पर झुका क्योंकि रोशनी कम हो रही थी। इधर मोहिंजो है और यह सिंधु, इसे मैं कश्ती से पार कर लूंगा और दूसरी तरफ जा उतरूंगा, फिर यहां से सरोटों के इस झुंड में। उसने 2-4 लकीरें और खींची और फिर यह रुख और यह रेत और इधर क्षत्रिय आएगा और उसके पार जाना होगा, फिर उसके साथ साथ वहां तक जहां ये घाघरा में जा मिलता है। सरस्वती में? पूरन झुका हुआ बोला, नहीं, घाघरा में। ऋग्वेद में तो यही आता है। यह ऋग्वेद से पहले था और घाघरा था और है। इसे दरिया ही रहने दो, देवी बनाकर दूर मत करो। हाँ तो फिर मैं घाघरा को छोड़कर रेत में जाऊंगा और 3 दिन और 3 रात के बाद उन रुखों में जा पहुंचूंगा जो डोबू मिट्टी के साथ है। तुम इस घाघरा के साथ साथ क्यों नहीं चलते हो? यह सीधा नहीं है, बल खाता है और पेंडा ज्यादा हो जाता है और इसलिए। हाँ, शायद तुम कटाई तक पहुंच ही जाओ। आओ घर चलते हैं। वर्चन लुंगी झाड़कर उठ खड़ा हुआ। खेतों से परे ईंटों के कई भट्टे थे जिनमें से धुआं निकलता था और नीम से आसमान में काले रुखों में जाते हुए किसी घोड़े की तरह गुम होता था। यहाँ सिंधु के साथ के रुख भट्टों में काम आ रहे थे और कम हो रहे थे। उधर बड़े बड़े कनक घर थे जो अभी खाली पड़े थे और जो अगले माह भरने वाले थे। दूर नजदीक से वहाकों ने आना था और यहाँ कनक देकर मोहिंजो के बाजार से बहुत कुछ लेना था। भट्टों से परे सिंधु का वो हिस्सा था जो कहते थे कि पाताल से भी गहरा है। उसके साथ पक्की ईंटों के चबूतरे बनाकर कश्तियां खड़ी करने के लिए जगह बनाई गई थी।
यहीं पर समंदर से सिंधु में आने वाले लोग उतरते थे और उनके थैलों में से सोना, चांदी, तांबा, सब्ज पत्थर और दूसरी अनदेखी चीजें निकलती थीं। इसे कश्ती घर भी कहते थे और उसके अन सामने एक ऊंचा दरवाजा मोहनजो की एक सीधी और दूर तक जाती गली पर खुलता था। उस गली में बैलगाड़ खड़े रहते ताकि कश्तियों से उतरने वाले बदेसी माल को मोहनजो के अंदर ले जा सके। ये बैलगाड़ कई कई दिन तक खड़े रहते और उनके बैलों के सरों पर दरियाई परिंदे आराम करते। कश्ती घर के सामने दरिया में खड़ी एक कश्ती पर बहुत सारे परिंदे उड़ते थे। शायद उनमें मछलियों का ढेर था और कश्ती वाला कहीं गया हुआ था। पानी तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी पर एक अनासा बच्चा बांस के साथ बारीक रस्सियों का एक जाल बांधे उसे पानी में डुबोकर बाहर लाता, लेकिन इस वक्त मछली इधर नहीं थी। वर्चन और पूरन कश्ती घर वाले दरवाजे में से गुजरकर मोहनजो के अंदर गए। बड़ी गली में लोग बहुत थे और खेतों से वापस आने वालों की बैलगाड़ें उसमें शोर करती चलती थीं। वो दोनों गली के पिछवाड़े में हो गए जहां घरों के दरवाजे थे और पक्की ईंटों की चुनी हुई दीवारों में कूड़ा बाहर फेंकने वाले तिरछे सुराख थे। गली के बीच गंदे पानी के लिए नालियां थीं जो सुर्ख ईंटों से ढकी हुई थीं। तुम थक गए हो तो इस पर बैठ जाओ। वर्चन ने देखा कि वो थक रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं। दोनों चुपचाप चलते गए। घोड़े के सुम नालियों की ढकने वाली ईंटों पर पड़ते तो अंदर की खोखली आवाजें बाहर आती। पूरन, मैं ना जानता था कि जो ही मैं घाघरा के किनारे से अलग होकर सिंधु की जमीन पर आऊंगा तो इधर तुम होगे। पहले मैंने तुम्हें देखा उसी मैदान में खड़े हुए और तुम्हें देखकर मैंने आंखें झपकी कि तुम अपनी नस्ल के पहले थे जो मेरी आंखों के सामने आए। तुम्हारी रंगत, नाक और कदबुद देखकर मुझे अचंभा हुआ। फिर मैंने तुम्हारे इस जनावर को देखा जो सर झुकाए इस वक्त मोहनजो के मकानों के पिछवाड़े में नालियों को ढकने वाली पक्की ईंटों पर चलता है तो मेरा अंदर उलट गया कि भाग वर्चन अपनी बस्ती को। पर साथ में ये डर भी फैला कि ये दोनों मुझे वापस होते देखेंगे तो शायद मेरे पीछे पीछे चलते आएंगे। जो यहाँ हमारी जमीनों पर, हमारे पानियों पर फैलते हैं और इनके मालिक तो ये वहां मेरी बस्ती में भी पहुंच जाएंगे। उनका अस्वा हमारे बैलों से तेज और तिरखा है। उनके पास काली धात है जो मांस काटती है और ये ऊंचे हैं कद के और नाक के और इनकी रंगत गोरी है और अखियां नीली हैं। ये हर बात में देवी देवताओं की बात करते हैं और इंसानों पर काली धात चलाते हैं। उनके जुस्से हमसे जोर वाले हैं और तिरखे हैं। ये हौले हौले हमें जमीन से और पानियों से और खेतों से धकेलते जाते हैं। एक घर में से कुछ कूटने की आवाज आई, धम धम, और उसके साथ में कोहनी तक आए कंगनों की खनक भी सुनाई दी। पूरन ने वर्चन को देखा जो अपने आप में गुम था। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं जमीन का जंपल हूं। मेरी रंगत हौले हौले बदल जाएगी और मैं तुम जैसा हो जाऊंगा। तुम मुझे गुस्से की आंख से मत देखो। मैं जानता हूं कि मेरे भाई बंद तुम्हें नफरत की आंख से देखते हैं। तुम्हें दासू, दास और अनासा कहते हैं, पर मैं उनके साथ नहीं कहता। वो मुद्दतों से हर बरस पहाड़ों से उतरते हैं और सिंधु के मैदानों में फैलते हैं। उनमें से कुछ काली धात से तुम्हारे सरों में दरारें डालते हैं, तुम्हारी औरतें उठा ले जाते हैं और तुम्हारी बस्तियां उजाड़ते हैं। मैं जानता हूं कि वो ऐसा करते हैं और ऐसा होना था वर्चन। तुम्हारे जिस्मों में आलकस है और तुम्हारी आंखों में नींद है। तुम्हारे दरिया सुस्त हो चुके हैं। कोई भी जमीन का पुत्र नहीं होता। निरा उस जमीन पर पैदा होने से वो तुम्हारी जमीन नहीं हो जाती जब तक कि तुम उसकी खिदमत ना करो, उसकी चाकरी ना करो। तुम्हारी बाहों में तो जोर ही नहीं रहा, तुम क्या खिदमत करोगे? पहला दिन याद है? 2 बरस पहले उसी मैदान में सिंधु के किनारे ईंटों के भट्टे के सामने कश्ती घर के पास मैं अपने इसी घोड़े को सधाता था कि ये नया नया पहाड़ों में से आया था और इसके सुम हमवार जमीन पर पड़ते थे तो लड़खड़ाता था। इसे मैंने उधर से आने वाले एक भाई बंद से लिया था और आज शाम की तरह सूरज नीचे हो रहा था और तुम दूसरी तरफ से मोहनजो को आने वाली और सिंधु पर तैरती एक कश्ती में से बाहर आए थे और अपने सामने तुमने देखा था और सामने तुमने मोहनजो को देखा। तुमने बार बार अपना सर झटका था जैसे तुम देख नहीं सकते, अंधे हो गए हो। तुम्हारी आंखों से यकीन चला गया था और वहां डर फैला था कि है ये क्या है, मेरे सामने इंसानों की इतनी बड़ी बस्ती। तुमने मुझे खुद बताया था कि तुमने पहली बार मोहनजो पर नजर डाली तो तुम आंखें झपकते थे कि ये अब वहां नहीं होगा, ये अब वहां नहीं होगा, और वो वहां रहा। और तब उस शाम जब सूरज जमीन को झुकता आता था, इधर मैं अपने घोड़े को थपकता तुम्हें देखता था और तुम्हारी आंखों में तैरती बेयकीनी को समझता था। तुम तो किसी ऐसी बस्ती से आए थे जिसे सिर्फ तुम जानते हो और जो पता नहीं कहाँ है, और अगर है तो उसमें चंद घर होंगे, पर इधर तो वो लेन देन करने वाले जो बदेसों से आते हैं और मोहनजो से भी बड़ी बस्तियों से आते हैं, वो जब समंदर से कश्ती घर में आते हैं और सिंधु से पहली बार मोहनजो को देखते हैं तो उनका भी यही हाल होता है और वो इस बस्ती को तुम्हारी तरह बेयकीनी से देखते हैं। ठीक है कि मोहनजो तुम्हारी नस्ल ने बनाया और बसाया, पर इसका वक्त पूरा हो गया। अब सिंधु से बड़े पानी निकलते हैं तो खेतों पर से गुजरकर गलियों और घरों के अंदर तक मार करते हैं और उनको कमजोर करते हैं, उनकी तहों में बैठते हैं। देखो ये कलर जो मोहनजो की ईंटों और दीवारों में से फूटता है
बड़े तालाब के आसपास और कन घर के फर्श में से निकलता है और इस कलर की वजह से ऐसा है जैसे एक परिंदा जो ऊंची उड़ान करता है पर एक रोज वो नीचे आता है क्योंकि उसे नीचे आना होता है। ऐसे मोहनजो भी उड़ान के बाद अब नीचे आ रहा है। ऐसा होना था, हमने नहीं किया। इसकी ईंटें जो अब मिट्टी हो रही हैं उन्होंने किया और बड़े पानियों ने किया और तुम्हारी आलकस और नींद से बोझल आंखों ने किया। हाँ तो तुम कश्ती से बाहर आते थे और फिर तुमने अपने सामने देखा था। अपने सामने तुमने पहली बार मोहनजो को देखा था और उस लम्हे में उस मुंह जोर को जो अब नाली को ढकने वाली पक्की ईंटों पर संभल संभल कर चलता है सधाता था। मैंने उसकी पीठ पर प्यार का हाथ रखा और फिर सिंधु के किनारे तक गया जहां तुम आंखें खोले बुद्ध खड़े थे। तुमने मुझे देखा, मेरी रंगत और मेरी नाक को देखा तो तुम्हारी आंखें और खुली कि तुमने इससे पहले मुझ जैसा कोई ना देखा था। हम जो घोड़ों पर सवार पहाड़ से उतरे थे तुमने ना देखे थे। मैं तुम्हें अनजान समझकर अपने घर ले गया, फिर तुमको बताया कि मोहनजो क्या है और हम कैसे आए हैं और कहां से आए हैं। मैंने तुम्हें बताया, तुम मुझसे सीखते रहे, सर झुकाकर सुनते रहे और हमने एक दूसरे को अच्छा जाना। अब तुम मुझसे झगड़ते हो इस मोहनजो के लिए जो तुमने पहले ना देखा था और जिसमें मैं पैदा हुआ था। इसे तुम अपना कहते हो और मेरा हक नहीं मानते। तुम्हारी इस बस्ती में सारी दीवारें अंधी हैं, इनमें हवा के लिए रास्ते नहीं हैं, क्योंकि तुम कहते हो कि घर को सूरज की रोशनी और पराई की नजर से बचाओ और हम रोशनी में रहना चाहते हैं और पराई की नजर से नजर मिलाते हैं। ये फर्क है। रात हो चुकी थी। वो इमारतों के पिछवाड़े से निकलकर गली में आए। उन्हें पहली गली की तरफ जाना था। वो दोनों चुपचाप चलते थे, उनके साथ घोड़े के 4 सुम चलते थे। पहली गली के दाएं हाथ पर तंग और नीची छतों की वो कोठरी जिनमें बाहर से आने वाले रात गुजारते थे और उनके वहेड़े में कई बड़े बड़े तंदूर गर्म होते थे, उनमें रोटी पकती थी। ये सराय मुर्दा आदमी की गली के बाएं हाथ पर थी। वो तीनों उधर से गुजरे और फिर पहली गली में से होकर उस घर के अंदर चले गए जिसका दरवाजा मोहनजो के तमाम घरों की तरह पिछवाड़े में था और पहली गली की तरह उसकी सीधी दीवारें थीं जिनमें कोई खिड़की ना थी और वो बिल्कुल सीधी चली जाती थी और उनके आखिर में रोशनी के लिए 2-3 तिरछे सुराख थे। रात हो चुकी थी। पूरन झुका और सीधा हुआ। उसने घोड़े को बांधा था। आओ ऊपर छत पर चलते हैं। रात गर्म तो नहीं जो ऊपर चलना है, इधर वहेड़े में ही सो जाएंगे। तुम हमेशा अंदर ही अंदर और छुप कर रहना चाहते हो। पूरन हंसा। उसकी हंसी वहेड़े के चारों तरफ बनी कोठरियों में गई और गूंजकर बाहर आ गई कि उनकी दीवारें अंधी थीं और उनमें कोई सुराख न था। आओ, कल तुमने चले जाना है। वो झुककर सीढ़ियां चढ़ने लगे। हल्की तारीकी में मोहनजो की हमवार छतें वहां तक जाती थी जहां खेतों की हरियावल की स्याही थी और उसके साथ कहीं सिंधु था जो अब दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े तालाब की मुंडेरों का एक हिस्सा छतों के इस फैले हुए मैदान में जरा ऊंचा था, वरना यहां से वहां तक पूरे मोहनजो की छतें एक ही सतह पर ऐसे थी जैसे एक ही छत हो। यहां से वहां खेतों और सिंधु तक। हाँ, बीच में कहीं कहीं गलियों की दरारें थी और इर्द गिर्द बचाव की बड़ी दीवार थी, कहीं से ऊंची और कहीं से नीची। सारे मोहनजोदाड़ों में एक भी रुख नहीं है। क्या यह चुंबे की बात नहीं वर्चन? वर्चन ने एक नजर उन छतों को देखा जिन्हें वो कई बार देख चुका था और उन वहेड़ों को देखा जिनमें किसी में रोशनी थी और कोई अंधेरे में था। उसने जाना कि इससे पहले उसे कभी ख्याल नहीं आया कि मोहनजो की किसी गली में किसी घर में कोई रुख नहीं है। सारे मोहनजो में एक भी रुख नहीं था। हाँ, वर्चन हैरत से बोला, लेकिन ऐसा क्यों है? तुम रुखों और हरियावल और पानियों से दूर हो चुके हो, इसलिए। तुम जानते हो कि हम में से बहुत कम लोग तुम्हारी बस्तियों में रहते हैं। हम इधर नहीं रह सकते। हमारे नथने इनकी हवा में काम नहीं करते और हमारा दम छोटा होता है। हमें खुली हवा और खुली रात चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ बहुत दिन नहीं रहूंगा और ऊपर हरियोपिया के साथ मैदानों में जाकर खेती बाड़ी करूंगा। पूरे मोहनजो के बीच एक बड़ी गली पहाड़ पासे से समंदर की तरफ जाती थी और दूसरी उसको सीधी आर पार काटती थी। यूं सारी बस्ती चौकोर और लंबे टुकड़ों में बटी हुई थी। जिधर सूरज डूबता था उधर बचाव की इमारतें थीं, पर किससे बचाओ? वो तो आ चुके थे और बहुत बरसों से आ चुके थे और यहीं थे, इस मोहनजो के अंदर। वर्चन ने छतों से नजर हटाकर पूरन को देखा और हौले से हंसा। मैं कहाँ रुखों और हरियावल और पानियों से दूर हवाओं में? मैं तो इनमें रहता हूँ, खुली हवा और खुली रुतों में रहता हूँ। जो होना होता है वो इन बड़ी बस्तियों में होता है, इनमें रहने वालों की वजह से होता है। तुम तो पता नहीं कहाँ किस छोटी सी नाली के किनारे आबाद 2-4 घरों की बस्ती में रहते हो। तुमने घाघरा देखा नहीं, इसलिए उसे छोटी नाली कह रहे हो। वर्चन यकदम बुझ गया और उसका दिल तरसा उसके पानियों के लिए और उनकी बास के लिए और उस बस्ती के लिए जिसमें पारोशनी थी। तुम क्या जानो कि घाघरा कितना बड़ा है? सरस्वती नहीं। वर्चन खाट से उठ खड़ा हुआ। घाघरा एक ही बात है। हम उसे 7वीं नदी कहते हैं और सरस्वती कहते हैं। अपने वेदों में उसकी तारीफ करते हैं और तुम उसे छोटी सी नाली भी तो कहते हो। पूरन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। उसने गर्मी में आकर एक बूदन बात कह दी थी
और अब नहीं जानता था कि उस बात को सीधा कैसे करें। पर यह वरचन भी तो एक हल्काए हुए जनावर जैसे उसके पीछे पीछे लगा हुआ था कि तुम उधर से आए हो और ये जमीन हमारी है और ये है और वो है। वो भला सरस्वती को छोटी सी नाली कैसे कह सकता था? उसे बड़ी शर्मिंदगी थी। उसकी सीधी और ऊंची नाक पर पसीने के कतरे फूटे। वो सर झुकाकर बोला, हम तो वेदों में कहते हैं कि सरस्वती झाग से भरी लहरों के साथ आती है हमारे बचाव के लिए। पहाड़ों से लेकर समंदरों तक उसका रास्ता पवित्र है और नदियों में सिर्फ सरस्वती है जो हमारी बात सुनती है। इसमें दूसरी तमाम नदियों से बढ़कर शानदार बड़े पानी आते हैं, जैसे रुत पर सवार हो। ये तुम कौन सी नदी की बात कर रहे हो पूरन? पूरन ने गुस्से से सर उठाया। बीच में टोकते क्यों हो? इसलिए कि तुम जिस नदी की बात करते हो वो घाघरा नहीं है, पर यह तो दूसरे ऋग्वेद में आया है। पूरन की आंखें सुर्ख हुई। और मैं खुद वहां से आया हूं। वरचन गुस्सा भूलकर मुस्कुराने लगा। मैं अपनी जमीन को तुम्हारे वेदों से ज्यादा जानता हूं। जो कुछ उनमें है मुझ में उससे बढ़कर है। उनमें जो कुछ है वो पुराना हो गया है। अब घाघरा वो नहीं जिसमें शानदार और झाग से भरे बड़े पानी आते थे। उसमें तो अब इतना जोर नहीं कि वो बस्ती से परे रुखों वाली झील तक पहुंच सके और हमें दूसरी नदियों का पता नहीं। हम तो सिर्फ घाघरा को जानते हैं। यह तो नहीं हो सकता कि वेदों में ठीक ना लिखा हो। तुम जानते हो उनको किसने लिखा? उन्होंने, जो बाहर से आए थे। और वही बाहर वाले उसे देवी का रूप देकर उसके सामने सर झुकाते हैं, उसे सारी नदियों से बढ़कर पवित्रता देते हैं। वरचन हंसा। ऐसे हंसा कि पूरन को दुख हुआ कि ये क्यों हंसा। उसने पूछा, तुम क्यों हंसते हो? वही पुरानी बात कि तुम हर शय को देवी देवता बनाकर अपने से अलग कर देते हो और उससे दूर जा बैठते हो और उसे छूते नहीं, उसके सामने हाथ जोड़ते हो और उसे देखते नहीं, आंखें बंद कर लेते हो। घाघरा के पानी हमें हयाती देते हैं, हमारी मिट्टी में पड़े बीज को वत्तर देते हैं। हम उसमें जाते हैं और वो हम में, और ऐसे वो नदी और हम एक हैं। अगर वो देवी है तो फिर हम भी वही हैं जो वो है। पूरन ने उसे देखा कि वो कैसे आराम से बात करता है। उसके महांदरे पर कहीं डर की पिलाहट नहीं। हम उन्हें अपने से अलग कहां करते हैं? हम तो उन्हें अपने घरों में अपने पास ले आते हैं। हाँ, तुम सांस को मिट्टी और पत्थर कर देते हो। पूरन ने वरचन को फिर देखा। ये आज कैसे आराम से बात करता है मुझसे जानकर। मुझसे एक एक बात पूछकर अब अलग रास्ता बनाता है और टोकता है। मैं इसे साथ ले आया, सिंधु किनारे से अनजान समझकर, और अब ये जानने वाला है। इसके पास पोटलियों में वो मोहरे, मनके और गहने थे जो उसकी बस्ती के किसी समरों ने बनाए थे, और वो उनके बदले रंगीन पत्थर और सोने चांदी की डलियां मांगता था। क्या ये सिर्फ इसीलिए इतना सफर करके इधर आया? सिर्फ इसीलिए? क्या तुम चंद पत्थरों और डलियों के लिए रेत और रुखों के सफर करके इधर आए हो? हाँ। वरचन मुस्कुराया। नहीं। पूरन भी मुस्कुराया। तुम सिर्फ इसलिए नहीं आए। तुम सवेरे चले जाओगे, फिर जाने हम मिलते हैं कि नहीं? मैं जानता हूं कि हम नहीं मिलेंगे, पर अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं पानी, रेत और रुखों में से सफर करके यहां तक क्यों आया हूं। सुनो, हम उधर एक पासे पड़े हुए हैं। हम में से कोई इधर नहीं आता कि हमारी बस्ती में किसी शय की थोड़ नहीं है। हमारे लिए वहां सब कुछ है और हम बस्ती को छोड़ने को अच्छा नहीं समझते। फिर यह हुआ कि कुछ बरसों से मैं कुछ सुनता था, जैसे कभी कभार डेरा डालने वाले लोग इधर को आते थे और हमसे लेन देन करते थे, पर अब ये लोग बढ़ते जाते थे। फिर ऐसे भी थे जिनका कोई घर बार ना था और उनके पास उनके पानी के लिए कुछ भी ना था, और उनमें से वो हमें बताते थे कि वो भी हमारी ही तरह बस्तियों में थे। और फिर अस्वा पर बैठे हुए ऊंची नाकों वाले आए और उन्हें वहां से बाहर किया। सुनो पूरन, और वो बस्तियों को छोड़कर बिखर गए और अब उस जमीन पर मारे मारे फिरते हैं। उनकी कोई बस्ती नहीं और वो अपनी जमीन पर ही जानवरों की तरह घूमते हैं। मुझे पहली बार उन लोगों ने बताया कि तुम आ गए हो। पता है पूरन कि तुमने उनके अंदर ऐसा डर भर दिया है कि वो तुम्हें इंसान नहीं कुछ और समझते। उनमें से बहुत सारों ने तुम्हें सिर्फ अस्वा पर बैठे देखा तो ये जाना कि ये कोई नया जानवर है जिसकी 4 टांगे हैं और धड़ से ऊपर इंसान है और हवा से भी आगे निकल जाता है। वो नहीं जानते कि तुम और अस्वा एक नहीं हो। उन्होंने मिट्टी की मूर्तियों में भी ऐसे जानवर बनाए। मैंने पहली बार तुम्हारे अस्वा को एक ऐसी ही मूर्ति में देखा था और उसने मेरे अंदर भी डर भर दिया था। तब मैंने सोचा कि हम यूं तो एक पासे पड़े हुए हैं और ये जो आते हैं तो हरियोपिया से सीधे मोहनजोदड़ो जाते हैं, पर ये कभी इधर भी आएंगे और हमें यहां से निकाल देंगे। तो इससे पहले मुझे जाकर देखा आना चाहिए कि वो कैसे हैं, उनमें क्या है जो हम में नहीं। और तुमने देखा? हाँ, मैंने देखा कि समझबूझ वाले हमेशा नासमझों से मार खाते हैं। उनके हाथों मारे जाते हैं कि किसी सांस लेने वाले को मारने के लिए समझ की नहीं, सिर्फ जोर की जरूरत होती है। जीदार होने के लिए बूदन और बेसमझ होना बहुत है। तुम्हारे जी में यही आता है कि हम सब जो इधर आए हैं सबके सब नासमझ हैं और बूदन बेकार हैं, हमारे भेजे खाली हैं। हम अपने जुस्से के जोर से तुम्हारी बस्तियां बर्बाद करते हैं और तुम्हारे जानवरों को धकेलकर आगे ले जाते हैं, सबके सब। वरचन ने गहरा सांस लिया।
उसके नथनों में सुलगते हुए अपलों की बास आई, जैसे शाम हो और वो अपनी बस्ती में हो और पारोशनी की चंगेर के पास बैठा हो, वो अपलों में फूंके मारती हो। उसने एक और सांस लिया और जाना कि वह भी मोहिंजो में है, जहां किसी घर में कोई अपलों में फूंके मारती है। सबके सब पूरन ने दोहराया। नहीं, सब नहीं, तुम्हारे साथ समझबूझ वाले भी उतरते हैं, जो जमीन की नदियों, पहाड़ों, रुतों और देवी देवताओं के नाम बदलते हैं। यहाँ की बोलियों को नासमझी की बोलियां कहते हैं, फिर इन्हीं को अपनी बोली में घोलकर नई बोली बनाते हैं। नहीं, तुम में समझ वालों का तो काल नहीं, पर उनकी समझ तुम्हारे हाथों में पकड़ी काली धात की तरह हमें ही काटती है। तुम्हारी समझ और काली धात और असवा सब एक है। रात के पिछले पहर हवा उधर से आई जिधर को सिंधु था, और सिंधु के पानियों पर से आती हवा में पाला बहुत था, और उस पाले की काट से वो करवटें बदलते थे और सोते ना थे। मैं शायद तुम्हें कभी मिलने आऊं, पूरन कहने लगा। नहीं, वर्चन ने फौरन कहा, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं, ताकि तुम वहां ना आ सको। पूदन और बेसमझ हो तुम। पूरन उठकर खाट पर बैठ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां बाजुओं पर हौले हौले चलाई, ताकि उनका ठिठरा मांस कुछ गर्म हो। मुझ में और उनमें जो फर्क है तुम देखते ही नहीं। मैं यहां का हूं और यहीं रहूंगा, इसी धरती पर, क्योंकि ये धरती मेरी भी है। तुम जो चाहे करो, मुझ पर नाक चढ़ाओ, थूक डालो, मैं यहीं रहूंगा। वो जो खेतियां और बस्तियां उजाड़ते हैं मेरी नस्ल के हैं, पर मैं तो नहीं। मेरी नस्ल के वो लोग जो सबसे पहले पहाड़ों से उतरे थे, उन्हें उतरे कितने बेअंत बरस हुए। अब उनकी आल औलाद 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से बेअंत हुई, और अब खेतियां खोदती हैं, तो ये कहां जाएगी? जिधर से हम आए हैं उधर तो भूख और सख्त रुतों की मार है। हम उधर तो वापस नहीं जाएंगे। और बोलो, तुम कहां के हो? यहां के हो तो कब के हो? जब यहाँ की 7 नदियां पहली बार पहाड़ों से उतरी और उन्होंने मैदानों में अपना अपना रास्ता बनाया, तो तुम यहां थे? नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं था। तुम भी कहीं और से इधर आ निकले थे। बस ऐसे ही होता चला आया है। रास्ता होता है तो उस पर और पांव भी चले आते हैं। उधर देखो। पूरन ने मोहनजोदाड़ो की रात में चुप छतों की तरफ हाथ किया। देखो उधर, सिंधु तक तुम्हारी उस बस्ती की सारी छतें बिल्कुल सपाट और बिल्कुल सीधी हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं, जैसे एक पक्का मैदान हो। यहां से, इस घर की छत से, अगर मैं घोड़े पर सवार होकर उसे एड़ लगाऊं, तो वो उसकी तंग गलियों पर से फलांगता सारे मोहिंजो की छतों को रौंदता सिंधु के पास जा रुकेगा। तुम्हारी बस्तियां ऐसी हैं, और तुम्हारी छतें ऐसी हैं, और तुम्हारी जमीन ऐसी है कि उसे घोड़े रौंद सकते हैं। इसमें हमारा दोष नहीं। इसके साथ ही एपिसोड 4 का इख्तिताम होता है। आगे किताब सुनने के लिए एपिसोड 5 समाप्त फरमाएं।